हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। इंडियन पॉलिटी के लेक्चर नंबर 8 में आपका स्वागत है। देखिए, लेक्चर नंबर 8 में हम फंडामेंटल राइट्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 तक हम लोग कर चुके हैं, 20 से 28 आज हम लोग करेंगे। तो प्राप्ति आईएएस में आप सभी का स्वागत है आज के इस स्पेशल लेक्चर में। ये लेक्चर मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह राणा आपके लिए ले रहा हूँ, आप मुझे राणा सर कह सकते हैं। देखिए, एमसीक्यू की सीरीज कुछ दिनों से नहीं आ रही। रीजन है, जब आपका 51A तक मैं करा लेता हूँ, मतलब इसके बाद डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज करवा लूंगा, उसके बाद 51A तक का आपको एक इकट्ठा एमसीक्यू की सीरीज दे दूंगा। 1-1.5 घंटे की वो होगी, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि जो बेसिक हैं उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद आपको कितना टाइम लग रहा है चीजों को खत्म करने पे। मैंने आपसे पहले भी बोला कि फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल का एक सीरीज है, इसको हम बिल्कुल इग्नोर या ब्रेक नहीं कर सकते। तो आइए बिना देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पार्ट थर्ड में आर्टिकल है फंडामेंटल राइट। जैसे हमने बात की 12-13 में हमने पढ़ लिया स्टेट और जुडिशियल रिव्यूज के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक पढ़ चुके। अब आर्टिकल 20 से 28 तक की हम लोग बात करेंगे। फंडामेंटल राइट के सेकंड लेक्चर का ये वीडियो है, आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आर्टिकल 20 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू द एक्यूज्ड पर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये वेदर सिटीजन और फॉरेनर और लीगल पर्सन कोई भी हो, उन सब पे ये प्रोविजन लगते हैं। पहला, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड एनी ऑफेंस एक्सेप्ट ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स ऑफ द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ दिस एक्ट, subjected to the penalty greater than the prescribed by the law in force at the time of commission act। इसका मतलब क्या है? लेट सपोज आपने 2002 में कोई क्राइम किया और उस टाइम पे उसकी सजा 7 साल थी, और आपका केस चलते चलते 2008 आ गया, तो 2008 में इस चीज को बदल के अब 14 साल कर दिया गया या 3 साल कर दिया गया। तो इन दोनों से आपको मतलब नहीं है। जिस टाइम पे आपका केस फाइल हुआ होगा, उस टाइम पे लॉ में जो रूल्स चल रहे होंगे, आपको उसी के अकॉर्डिंग पनिशमेंट देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसे ग्रेटर कर सकते हैं, उसको बढ़ाने की परमिशन इनको नहीं है ना। पेनल्टी ग्रेटर नहीं हो सकती, जो भी प्रिस्क्राइब लॉ होगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर कोई भी कमीशन हो, कोई भी एक्ट हो, जब ये आता है तो ये रूल होता है कि भाई जिस टाइम पे आपको हमने केस फाइल किया या आपको हमने गिरफ्तार किया या आपको अरेस्ट किया, उस टाइम पर रियल में केसेस किस तरीके के थे, उस केसेस को ही हम फॉलो करेंगे। वही हमारा पहला रूल होता है यहाँ। डबल जियोपैडी नहीं हो सकती हमारी कंट्री में। इसका मतलब ये है कि आपको एक बार अगर किसी की सजा मिल गई है, पनिशमेंट मिल गया, तो आपको दोबारा उसी क्राइम के लिए पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। लेट सपोज आपने एक क्राइम किया और उसका आपको पनिशमेंट मिल गया, और उसके बाद ऐसा नहीं कोई गवर्नमेंट चाहे तो दोबारा उसी क्राइम के लिए आपको फिर से जेल में डाल दे। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने ए पर्सन को मार दिया, ठीक है, एंड आपके ऊपर ये फेक एक्यूज लगा कि वो मर गया और आपको जेल हो गई। उसके बाद जब आप वापस आते हैं, आप उसी एक पर्सन जो ऑलरेडी डेड है उसको मार देते हैं, तो आपको दोबारा फांसी की सजा या जेल नहीं हो सकती, क्योंकि ऑलरेडी आप उसकी मौत की सजा काट के आए हुए। इसके बाद नो सेल्फ इंक्रीमेशन। किसी भी इंसान को आप फोर्स नहीं कर सकते कि अपने अगेंस्ट गवाही दो, प्रूफ दो कि नहीं तुमने क्राइम किया है। वो चाहे तो वो खामोश रह सकता है और वो चाहे तो बता सकता है। आप उसके लिए उसे फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तुमने क्राइम किया है वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। आप नाराज होते रहिए अपनी बला से, वो उस पर मर्जी है, उसका मूड है कि वो उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहता है कि नहीं। अगर वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता तो वो बिल्कुल नहीं करेगा, आप उसे बिल्कुल फोर्स नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 20 हमें गारंटी देता है कि आप ये चीजें कर सकते हैं। पहला, डेट में जिस डेट में केस लगा है उससे ऊपर पनिशमेंट आप नहीं दे सकते। एक एक ही सजा, एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकते, और मुजरिम को खुद जरूरी नहीं है कि आप उससे कहो कि तुम अपने खिलाफ ही गवाही दो। ये सारी चीजें नहीं हो सकती। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लिबर्टी देता है, डिप्राइव आप जीने का अधिकार देता है, पर्सनल लिबर्टी देता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ के लिए, और जो लॉ हमारे यहाँ है उसके अकॉर्डिंग हमें लाइफ और पर्सनल लिबर्टी दी गई है। ये सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों को दी गई है। इसमें फेमस गोपालन केस एक बार हुआ था। इसमें कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने नैरो इंटरप्रिटेशन दिया था आर्टिकल 21 का। इन्होंने कहा था ये आर्बिटरी एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट नहीं है ना, बट ये आर्बिटरी लेजिस्लेटिव एक्शन के साथ नहीं खड़ी हुई। तो ये आपको प्रोटेक्ट तो करती है एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट, पर लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट नहीं करती। मतलब जो नियम बनाए जाएंगे उसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा राइट टू लाइफ का। फिर 1978 में मेनका गांधी केस होता है सुप्रीम कोर्ट में। इसमें गोपालन केस के जस्टिस को ओवररूल कर दिया जाता है।
यहाँ पर कहा जाता है राइट टू लाइफ में पर्सनल लिबर्टी भी दी गई है। पर्सन को लॉ जो प्रोवाइड किया गया है वो रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए। मतलब राइट टू लाइफ से उन्हें डिप्राइव ना करे, जस्ट होगा तभी काम करेगा। तो जब ये डाल दिया गया तो ये प्रोसेस ऑफ लॉ जो है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में उससे इंट्रोड्यूस किया हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, जो भी हम नियम कानून बनाएंगे वो फेयरनेस में होने चाहिए, मतलब फेयर होने चाहिए, किसी के साथ पार्शियलिटी ना करें, फंडामेंटल राइट को वायलेट ना करें और लिबर्टी के अधिकार को वायलेट ना करें। तो राइट टू लाइफ में हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया है और उसके अकॉर्डिंग हम चीजें करते हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव नोट है। तो मेनका गांधी केस ने काफी चीजें बदली थी, तो इसमें भी ये चीज बदली गई। इसके बाद इसमें क्या क्या दिया गया है, पहला दिया गया है, अगर आप पहले की बात करेंगे, राइट टू लाइव विद ह्यूमन डिग्निटी। इंसान डिग्निटी के साथ रह सकता है, सम्मान के साथ, मान सम्मान के साथ वो रह सकता है, इसको यहाँ कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। अब लीव, लीव तो यार हर एक बंदा करता है, एनिमल को भी रहने का अधिकार है। ठीक है, तो कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, इंसेक्ट्स भी रहते हैं। बट यहाँ पर कहा गया आप मानवीय सम्मान और मान के साथ रह सकते हैं, आपको ये राइट है कि आप सुकून से मानवीय अधिकारों के साथ रह पाए। राइट ऑफ लाइवलीहुड, आपको जीने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, ठीक है, अपने जीवन में रहने का अधिकार है, तो इसको कोई भी मना नहीं कर सकता। राइट टू लाइवलीहुड आपके पास है, मतलब आप एक फेयर मीन्स के द्वारा अपनी अर्निंग कर सकते हैं, खुद को पाल सकते हैं। राइट टू प्राइवेसी, आपको प्राइवेसी का अधिकार है कि आपकी प्राइवेसी, आप बंद कमरे में क्या कर रहे हैं, ये आप दो का मैटर है, ये तीसरे के साथ नहीं जाने। राइट टू फ्री लीगल एड, अगर आपके पास कोई वकील नहीं है तो आप लीगल एड फ्री ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट इसके लिए आपको परेशान नहीं करेगी। राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ठीक है। उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन, आपने सुना ही होगा, आरटीआई जो आपकी है, आप कोई भी चीज जान सकते हैं सरकार से। राइट टू रेपुटेशन, आपको मान सम्मान का अधिकार है। राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, आप बाहर जा सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सरकार आपको रोक लेगी फॉरेन ट्रैवलिंग से, वो कहेगी भैया बाहर जाओ, नहीं, आप बाहर नहीं जा सकते, ऐसा नहीं कह सकते, आपका जब मन करे आप जा सकते हैं। इसके बाद अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर। ठीक है, बॉन्डेड लेबर के अगेंस्ट आपको एक राइट दिया गया है कि भैया आपको कोई जबरदस्ती बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकता। राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइस पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण से भी आपको बचाया जाएगा कि कोई भी रात को 12-1 बजे ये करता है, शोर करता है, तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। इसके बाद राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, हर एक बंदे को इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, आपको इससे वंचित नहीं किया जा सकता। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसमें 21A, ए बेटा कैपिटल है, ध्यान रखिएगा, अमेंडमेंट से आया है। 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, 86 अमेंडमेंट के द्वारा जुड़ा है 2002 में। बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है एजुकेशन फॉर ऑल के सपने के लिए। यहाँ पर क्या है, राइट टू एजुकेशन में क्या बोला गया है, राइट टू एजुकेशन में एक चीज बोली गई है, 6 से 14 साल के बच्चे को, ठीक है, जो भी इनकी एलिमेंट्री एजुकेशन है ये इनको दे दी जाएगी फंडामेंटल राइट में। याद रखिएगा, हायर एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन की बात नहीं है, सिर्फ एलिमेंट्री बेसिक शिक्षा की बात है ना, आपको आधारभूत शिक्षा दे दी जाएगी, उसके साथ कुछ नहीं। ये पहले भी था, ये डीपीएसपी में जुड़ा हुआ था, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, आर्टिकल 45 के पार्ट 4 में। बाद में इसको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया गया। ऑलरेडी जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क लिख गए थे तो कहा था 10 साल बाद इसे डीपीएसपी से हटा के फंडामेंटल राइट बना देना, बट हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ऐसी थी कि हम इसे नहीं कर पाए। ठीक है, तो 21A हमने 2002 में डाला है, ठीक है, 2002 में हम इसे डाल पाए। और ये एक सबको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, राइट टू फ्री एजुकेशन है, लोगों को टीचर दिया जाएगा, सरकारी स्कूल है, पैसा बिल्कुल नहीं जाएगा, आप आराम से पढ़ सकते हैं। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 आपको अधिकार देता है डिटेंशन से बचने। ठीक है, डिटेंशन दो तरीके की होती है, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव में क्या डिफरेंस है समझ लीजिए। प्यूनिटिव का मतलब होता है पनिशमेंट देना किसी को, मतलब जिसको पनिश करना है एक क्राइम को करने के बाद, तो वो होता है प्यूनिटिव। ठीक है, प्रिवेंटिव किसी चीज के लिए प्रिकॉशन रखना, तो किसी क्राइम को होने से पहले उनको डिटेन करना कि भाई ये क्राइम आपका ना हो। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है उसका सिंपल सा लॉजिक है कि आप कोर्ट के सामने नहीं जाओगे, वो पास्ट ऑफेंस से कुछ मतलब नहीं है, यहाँ पर आने वाले टाइम पे आप क्राइम ना करें, इसलिए आपको यहाँ पर दिया जाता है। प्रिवेंटिव मेजर जो है ये प्रिकॉशनरी मेजर है, इसलिए लिया जाता है कि आप पर शक है और आप कोई क्राइम कर सकते हैं, तो आपको रोका जाता है कि आप ऐसा कोई क्राइम ना करें, इसके लिए ये चीज होती है। आर्टिकल 22 को दो पार्ट में टाइप किया गया है। ठीक है, तो जैसे आर्टिकल 22 ये कंफर्म करता है कि आपको अरेस्ट से पहले बताया जाएगा आप किस चीज के लिए अरेस्ट किए जा रहे हो, आपका क्राइम क्या। आप पूछ सकते हो साहब आप मुझे पुलिस में ले जा रहे हो, जेल में ले जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आर्टिकल 22 मुझे अधिकार देता है, आप मुझे बताइए कि आप मुझे क्यों ले जा रहे हो। फिर आपके पास
ये अधिकार है कि आप एडवोकेट या पैटिशनर रख के आप खुद को बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। याद रखिए क्रिमिनल लॉज की हम बात कर रहे हैं, सिविल लॉज की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ क्रिमिनल लॉज में क्या है, जब आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो 24 आवर्स के अंदर आप मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। अगर आपका क्राइम वहाँ प्रूव होता है तो आप फ्यूचर कस्टडी में जाएंगे, वरना वहीं से आप फ्री कर दिए जाएंगे। तो 24 घंटे के अंदर आपको यहाँ ले जाना है, एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम। जर्नी टाइम एक्सक्लूडेड है। मान लीजिए आपको 11 बजे अरेस्ट किया जाता है और नेक्स्ट डे 10:30 पे वो कोर्ट के लिए निकलते हैं और 1:30 बजे पहुंचते हैं, तो ये 24 घंटे भी नहीं जुड़ेगा। तो ट्रैवलिंग टाइम को हटाया गया क्योंकि ये चीज होती है। और इसके बाद अगर आप मजिस्ट्रेट के सामने नहीं जाते हैं और मजिस्ट्रेट के सामने जाते हैं और उसके बाद वो मना कर देते हैं कि भाई आपने कोई क्राइम नहीं किया, आपको छोड़ा जाएगा, तो उन्हें फर्दरली वहीं पे छोड़ा जा सकता है। फर्दर डिटेंशन होगा कि नहीं होगा ये मजिस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। इसी के लिए क्या करते हैं, याद रखिएगा यहाँ पे जो 24 है ये 24 वर्किंग आवर्स की बात की है, और वर्किंग आवर्स का एक सिंपल सा रूल है कि इसमें सैटरडे एंड संडे की छुट्टी नहीं जोड़ी जाती। तो ये आपको 48 आवर्स प्लस कोर्ट पुलिस चाहे तो रख सकती है। इसलिए वो क्या करती है, वीकेंड्स में लोगों को गिरफ्तार करती है ताकि उनके साथ उनको प्रॉपर टाइम मिल जाए। तो ये पूरी एक चीज है, ये आपको ध्यान रखनी है, आर्टिकल 22 कहता है। अच्छा, इसमें ये भी है कि भाई ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड ऑल है, बट सुप्रीम कोर्ट ये भी है कि अरेस्ट जो है उसको कर सकती है, बट ये सिविल अरेस्ट है ना, फेलियर ऑफ पे इनकम टैक्स है ना, और डिपोर्टेशन ऑफ एलियन है, इस मामले में है। तो यहाँ पर आर्टिकल 22 नहीं लगेगा। आर्टिकल 22 सॉरी, आर्टिकल 22 हमें प्रोटेक्शन देता है प्रिवेंटिव डिटेंशन से भी, और ये दोनों के लिए है, एलियन और नॉन एलियन दोनों के लिए। ऑलरेडी डिटेंशन जो आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये बेटा 3 महीने तक किया जा सकता है, उसके बाद आपको छोड़ा जाएगा और आप उसका रीजन बताएंगे, अगर कोर्ट चाहती है तो आगे देखेगी। तो यहाँ पर क्या है, डिटेनी के पास पूरा अधिकार होता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कोई भी काम है तो उसे डिस्क्लोज ना करे। भाई वो पूछता है साहब हमारे पर क्या क्राइम है, तो सिक्योरिटी के मद्देनजर वो उसे इन्फॉर्म किए बिना भी डिटेन कर सकते हैं। फिर भी उसे इन्फॉर्म करते हैं, अगर वो बजाते हैं तो उनके पास भी एक रिप्रेजेंटेशन होता है कि वो अपना रिप्रेजेंटेशन रख पाए कि भाई आपने डिटेंशन किया है उसकी कोई जरूरत नहीं। जैसे कह सकते हैं कि साहब आपको लग रहा है कि यहाँ पर रॉइड्स हो सकते हैं, तो रॉइड्स तो मैं कराना ही नहीं चाहता, मैं तो एक शॉप खोल के पीसफुली बैठा हूँ। अगर पुलिस वालों को ये लगता है कि ये जेन्युइनली जस्ट बात कर रहा है और ये ऐसा कोई क्राइम नहीं करेगा, तो इनको इस प्रिवेंटिव डिटेंशन से बचाया जा सकता है और प्रिवेंटिव डिटेंशन से बचाया जा सकता है, और इनको वापस यहाँ पर कहा जा सकता है ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं आप जाइए। तो डिटेन करने वाले पर्सन को भी आप बता सकते हैं कि आप इसे क्यों डिटेन कर रहे हैं, और अगर उसने सही क्लियरिफिकेशन दे दिया तो पुलिस चाहे तो उसे छोड़ सकती है। ऑलरेडी 44th अमेंडमेंट हमारी कंट्री में हुआ था, जिसमें कहा गया था कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो 3 महीने की जगह 2 महीने कर दिया जाए, और ये चीज हो चुकी थी। बट तब अमेंडमेंट होने के बाद भी अभी तक ये फोर्स में नहीं है, तो अभी भी 3 महीने का ये प्रिवेंटिव डिटेंशन हम फॉलो कर रहे हैं। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं है, ना यूके में ना यूएस में। यूएस को तो पता भी नहीं क्या होता है, यूके में था फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम प्रिवेंटिव डिटेंशन चलाते थे। बंगाल में भी स्टेट प्रिजनर रेगुलेशन एक्ट हुआ था, और डिफेंस एक्ट ऑफ 1939 में भी प्रिवेंटिव डिटेंशन था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर का टाइम था। बाकी किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में डिटेंशन नहीं है हमारी कंट्री को छोड़कर। इसके बाद आर्टिकल 23 क्या करती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन करती है, बेगार को बैन करती है। बेगार का मतलब क्या होता है, फोर्स लेबर, जबरदस्ती आपसे काम कराना, ये आपसे नहीं होगा, और कोई भी फोर्स लेबर होता है तो नहीं होगा। ये आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग में हर चीज जुड़ता है, सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों को दिया जाता है। किसी बच्चे महिला किसी को आप खरीद नहीं सकते, इमोरल ट्रैफिकिंग महिलाओं का और बच्चों का नहीं कर सकते, वैश्यावृत्ति या प्रोस्टिट्यूशन नहीं करा सकते, देवदासीज नहीं हो सकती, गुलाम नहीं हो सकती। देवदासीज क्या होती है, गॉड के साथ इनकी शादी करा दी जाती है, इनको मैरी कर दिया जाता है भगवान के साथ, फिर इनको उन्हीं का गुलाम बना दिया जाता था। और इसके बाद इन पे भी सेक्सुअल एक्सटॉर्शन बहुत होते थे, सेक्सुअल टॉर्चर होते थे जो सामने नहीं आते थे। तो इस चीज को भी आज की डेट में बंद कर दिया गया, देवदासी इसको भी हमने इसमें डाला है। स्लेवरी, आज कोई गुलाम नहीं रहता। अगर इसमें कुछ भी होता है तो इसके लिए एक एक्ट भी बनाया गया फंडामेंटल राइट से, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 के तहत आप पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है अगर आप इनमें से कोई भी काम करते हुए पाए जाते हैं, तो ये एक्टिविटीज आपको करने का अधिकार नहीं है। इसके बाद आर्टिकल 24 क्या करता है, प्रोहिबिट करता है किस चीज को, 14 साल से नीचे के बच्चों को, 14 साल से नीचे के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री, माइन या हैजार्डस कंडीशन में काम करने के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्क, रेलवे, इसमें भी इनको प्रोहिबिट किया गया है, हार्मलेस और इनोसेंट वर्क में। ठीक है, तो ये कहा गया है कि आप हार्मलेस और इनोसेंट वर्क में काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं।
तो आपको काम करने की परमिशन है, आप इजीली काम करिए। हार्मलेस एंड इनोसेंट वर्क में एक और चीज आती है, जैसे फैमिली में काम करना, अपने फादर के साथ फील्ड में काम करना, ये सब अलाउड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2006 में गवर्नमेंट ने बैन कर दिया डोमेस्टिक सर्वेंट और बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, होटल, ढाबा, शॉप, फैक्ट्रीज, रिजॉर्ट, टी शॉप, स्पास, इसमें भी इनका काम नहीं होगा। इन्होंने वार्न किया अगर 14 साल से नीचे का कोई बंदा आता है तो पीनल कोड से उसको एक्शन दिया जाएगा। 14 साल से नीचे का मतलब क्या है? 6 से 14 साल आपको मुफ्त शिक्षा दी जा रही है, तो भाई राइट टू एजुकेशन को फॉलो तभी करेंगे ना जब आप जॉब नहीं कर रहे होंगे, आपको कोई टॉर्चर नहीं कर रहा होगा। 14 साल के ऊपर कोई भी बंदा है तो आप उसे जॉब में रख सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 25 कहता है ये फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस देता है। यहां से बेटा आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होती है, रिलीजन। देखिए यहां पर क्या है, हर एक बंदा भगवान के साथ कैसे है, क्या कर सकता है, अपने रिलीजन को किस तरह चलाएगा, इसकी बात की जा रही है। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है, रिलीजन की बात है, क्या वर्शिप करते हैं, क्या प्रोपोगेट करते हैं, उसकी बात है। तो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है भाई, एक इंडिविजुअल फ्री है ना, उसका रिलेशन भगवान के साथ क्या है, वो किस तरह अपनी चीजें चलाना चाहता है, तो उसके पूरे अधिकार उसके पास है। वो अपने रिलीजियस बिलीफ और फेथ को पब्लिकली डिस्कस कर सकता है, कोई इशू नहीं है। आप जब चाहिए तब आप लोगों के साथ बैठ जाइए और बात करिए, भाई जैन में ये, बुद्ध में ये, इस्लाम में ये, हिंदूज में ये, तो आप कोई भी चीज कर सकते हैं। राइट टू प्रैक्टिस, आप रिलीजियस वर्शिप कर सकते हैं, रिचुअल्स फॉलो कर सकते हैं, बिलीफ और आइडियाज फॉलो कर सकते हैं, स्टेट इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। राइट टू प्रोपोगेट, आपके पास मौका है, आप अपनी चीजें बता सकते हैं, अपने रिलीजन के बारे में किसी को भी बता सकते हैं, बट आप फोर्सफुली उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपने अपनी चीजें बताई, अगर ये पर्सन को ये अच्छा लगता है, वो खुद आता है कि ठीक है भाई हमें तुम्हारा रिलीजन अच्छा लगा और हम तुम्हारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इसकी मनाही नहीं है, आपको वो इंसान फिर जोड़ सकता है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई इंसान आपको जोड़ नहीं सकता। ये आपके पास अधिकार है कि आपको कोई भी इंसान चाहे तो आपकी हेल्प कर सकता है और आपको जोड़ सकता है, इसका पूरा अधिकार दिया गया है। बट उसको स्वयं से अंतरकरण करना है, वो अपनी इच्छाओं से उस चीज को करेगा, ना कि आपकी इच्छाओं से, ये ध्यान रखना है। आर्टिकल 25 कवर्स करता है रिलीजियस बिलीफ की डॉक्ट्रिन, रिलीजियस रिचुअल प्रैक्टिस को कर सकते हैं, और ये इंडियंस को और नॉन इंडियंस मतलब अदर सिटीजन्स को भी, कंट्री के एलियन सिटीजन्स को भी दिया गया। आर्टिकल 25 क्या एक्सप्लेन करता है? आर्टिकल 25 और दो चीजें कहता है कि जो हिंदूज हैं, हिंदूज में सिख कम्युनिटी, इसको कृपान क्योंकि उनके रिलीजियस आइडियोलॉजी में आता है तो इसको लेकर वो चल सकते हैं। और दूसरा, हिंदू के कॉन्टेक्स्ट को जब डाला गया है तो इसमें सिख, जैन, बुद्ध, वैश्य, शैविज्म सबको ऐड कर दिया गया है। तो हिंदू वर्ल्ड बहुत डिफाइंड है, बहुत बड़ा है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आर्टिकल 26 क्या कहता है? ये कहता है कि आप अगर चाहते थे कि पहला इंडिविजुअल था, ये कलेक्टिव है। यहाँ पर क्या है, आप एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं, चैरिटेबल पर्पस के लिए उसे रख सकते हैं। ठीक है, हर एक पर्सन को इस चीज का अधिकार है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन, आपको पूरा अधिकार है कि आप अपने धर्म को अपने हिसाब से मैनेज करिए। राइट टू ओन एंड एक्वायर, आप कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, मूवेबल, इनमूवेबल, अपने रिलीजन के लिए आप उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। आर्टिकल 25 गारंटी इंडिविजुअल देता है और ये गारंटी देता है रिलीजियस सेक्शन या ग्रुप को। तो ये कलेक्टिव है, मैंने क्या लगा, आर्टिकल 25 इंडिविजुअल की बात करता है और 26 कलेक्टिव राइट्स की बात करता है, मतलब एज अ ग्रुप पूरे के पूरे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की बात यहाँ की जाती है। यहाँ एक इंडिविजुअल की बात की जाती है, आप कौन सा रिलीजन फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर आप कोई भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, सरकार आपसे वो छीन नहीं सकती क्योंकि आपने रिलीजियस पर्पज से ले रखी है। आर्टिकल 27 कहता है कि आप अगर कोई भी चीज करते हैं रिलीजियस रिलेटेड में तो आपसे प्रमोशन और मेंटेनेंस के लिए उस इंस्टीट्यूशन से टैक्स नहीं लिया जा सकता, आपसे रिलीजियस टैक्स नहीं लिया जाएगा। स्टेट शुड नॉट स्पेंड पब्लिक मनी कलेक्टेड इन द वे ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। आप रिलीजन का टैक्स लोगे ही नहीं, जब लोगे नहीं तो भाई आपको उसमें मेंटेन करने और खर्च करने की भी कोई जरूरत नहीं है। दिस प्रोहिबिट स्टेट फ्रॉम फेवरिंग, है ना, और पैट्रोनाइजिंग एंड सपोर्टिंग वन रिलीजन। भाई टैक्स क्यों नहीं लेते? ये टैक्स इसलिए नहीं लेते क्योंकि अगर ये लेंगे तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पब्लिक ट्रेजर में जो पैसा गया वो आपने कहाँ यूज किया, क्योंकि स्टेट का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। जब स्टेट का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है तो इन लोगों के साथ सबसे बड़ी चीज है, ये किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करा सकते, तो ये किसी भी रिलीजन से टैक्स भी नहीं ले सकते, तो टैक्स लेने का अधिकार स्टेट से छीन लिया गया, वो फ्री है। आर्टिकल 28 कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हम नहीं बना सकते, ध्यान रखिए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती, मतलब वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में बात नहीं करेगी, किसी रिलीजन को प्रोपोगेट नहीं करेगी। आपको फिर बता रहा हूँ, रिलीजियस फिलोसॉफिकल आइडियाज पढ़ा सकती है, बुद्ध पढ़ा सकती है, जैन पढ़ा सकती है, कृष्ण पढ़ा सकती है, बलराम पढ़ा सकती है,
मोहम्मद साहब पढ़ा सकती है, जीसस क्राइस्ट की स्टोरीज पढ़ा सकती है, ये पढ़ा सकती है। आप किसी रिलीजन के अंदर जो फेमस स्टोरीज है वो पढ़ा सकते हैं, बट आप किसी रिलीजन के अंदर काम नहीं कर सकते। तो कौन सा जो सरकार के अंडर है भाई, यहाँ पर क्या आएगा? पहला, जिसे सरकार एडमिनिस्टर भी करती है, फंड भी देती हो, या एडमिनिस्टर करती हो, फंड नहीं देती हो, और दोनों नहीं देती हो। तो यहाँ पर एडमिनिस्टर करे या फंड दे या फंड ना दे, तो तब भी एडमिनिस्टर करे या रिकॉग्नाइज किया हो, तो इन सब में अगर कुछ भी होगा तो वो कोई भी रिलीजियस वर्शिप और वो सब नहीं कर सकते, इसकी परमिशन इंस्टीट्यूशन को नहीं है। क्योंकि ये चीजें वो नहीं कर सकते कि यहाँ पर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जा सकता है ना, एड ले सकता है स्टेट फंड से, और यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और इन चीजों का कोई भी काम नहीं है कि आप कोई रिलीजियस फंक्शन को फॉलो करें या पर्टिकुलर रिलीजन पे जाएं। जैसे अगर कोई फ्री है, एकदम फ्री मूवमेंट में आया है, जैसे आपको बता रहे मिशनरी स्कूल्स रिलीजियस प्रोस्पेक्ट पे चल सकते हैं, इनको बैन नहीं किया जाता क्योंकि स्टेट सपोर्टेड नहीं होते। आर्टिकल 29 डिस्टिंग्विश करती है इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड बाय स्टेट, इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट, इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम स्टेट। ये अगर हैं तो ये रिलीजन के बारे में कोई भी चीज नहीं कर पाएंगे। रिलीजियन का इंस्ट्रक्शन कंप्लीटली बैन है, यहाँ पर रिलीजन इंस्ट्रक्शन परमिटेड नहीं है। पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वॉलेंट्री बेसिस पर आप चाहें तो दे सकते हैं। मैंने फिर कहा रिलीजन की बेसिक फीचर्स को आप पढ़ा सकते हैं। सर्वधर्म संभाव की जो हमारी आइडियोलॉजी है, इसको हम पढ़ा सकते हैं, इसको हम मोटिवेट कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। आप रिलीजियस आइडियोलॉजी को समझा सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इससे आपको बेनिफिट मिल सकता है, तो ये करने का आपको अधिकार है। बट अब रिलीजियस एस्पेक्ट में वर्शिप कराना, एक रिलीजन को फोल्ड को फॉलो करना, इसका अधिकार हमारे देश में किसी को नहीं दिया गया। तो आज आर्टिकल 28 तक हो चुका। आज हमने आर्टिकल 20 से 28 तक कर दिया। अब हम कल करेंगे 29 से लेकर 35 तक, और हमारा फंडामेंटल राइट का क्लास खत्म हो जाएगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। नहीं अच्छा लगा, डिसलाइक करिए। डिसलाइक करके आप इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, मुझे फॉलो करके बता सकते हैं कि आपको क्या इश्यूज आए। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।